माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ये गुजरात के वडोदरा से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की सौगात वडोदरा वासियों को दी है। इस मौके पर उन्होंने कई अहम और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि सशक्त भारत, समर्थ भारत का चेहरा जो है वो दमदार भी है और प्रभावी भी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन भी अब भारत में बने होंगे, जिस पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। तो ये अपने आप में भारत के फ्यूचर जो है उसको दर्शाता है। पहली बार भारत के डिफेंस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस प्रोजेक्ट से 100 से ज्यादा MSME जुड़ेंगी। भविष्य में दूसरे लोगों के लिए भी, विदेशों के लिए भी जो है भारत में बने जो रक्षा उपकरण है उनका निर्यात किया जाएगा। भारत का एविएशन सेक्टर बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है। एविएशन सेक्टर में टॉप 3 में हम पहुंचने वाले हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। आने वाले 10 सालों में 3000 से ज्यादा पैसेंजर जहाज की जरूरत होगी और भारत उसके लिए पहले से ही, अभी से ही तैयारी कर रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की सौगात उन्होंने वडोदरा वासियों को दी है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। युद्ध की परिस्थितियों और सप्लाई चेन में रुकावट के बाद भी हमने जिस तरह से काम किया है, बिना किसी दिक्कत के काम किया है, वो दुनिया को एक संदेश देता है। आज भारत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और हाई क्वालिटी दे रहा है। हमारी सरकार ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। उसकी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंगित किया। उन्होंने कहा कि समुद्री युद्धपोत से लेकर आकाशीय उपग्रह तक सब कुछ अब भारत में बनेगा और दुनिया देखेगी कि भारत का क्या जलवा है। चाहे दवाइयां हो या फिर रोजमर्रा के काम की चीजें हो, हम सब कुछ भारत में ही बनाएंगे और मेक इन इंडिया से हम अब मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सशक्त भारत, समर्थ भारत का संदेश दे रहा है। तमाम चुनौतियों के बाद भी जिस तरह से विकास के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है पूरी दुनिया के लिए। हर क्षेत्र में सबसे आगे रहने के लक्ष्य की ओर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। विकास के बारे में उन्होंने कहा कि विकास के हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा। भारत में आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जिस तरह से नई गाथा लिखी जा रही है, वो एक मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा इस मौके पर कि हमने 8 वर्षों में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया है और सरकार निवेश के लिए जिस तरह से फ्रेंडली है, वो युवाओं का कौशल विकास के प्रति देख रही है। युवाओं में कौशल विकास करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में 160 से अधिक विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है। 31 राज्यों में निवेश हुआ है। 3 बिलियन से ज्यादा निवेश हुआ है एविएशन के सेंटर में। तो एविएशन का सेंटर हो या फिर समुद्र से लेकर आकाशीय उपग्रह, सब कुछ अब भारत जो है हर दिशा में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे जहां भारत आत्मनिर्भर होगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा और उससे युवा सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो हुआ था, उससे जो सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो था, उसमें जो भी तकनीक थी वो सभी भारत में बनी हुई थी। भारत में अब छोटे से छोटे कलपुर्जे से लेकर बड़े से बड़ा सामान, सब कुछ भारत मेक इन इंडिया के जरिए बना रहा है, भारत में बन रहा है, जो काफी टिकाऊ भी है और जिसकी देश में बहुत बड़ी उसमें मांग भी है। उन्होंने इसके साथ ही स्टार्टअप में काम कर रहे युवाओं से भी अपील की है कि रिसर्च करें, स्टार्टअप में आगे आए, रिसर्च करें, आत्मनिर्भर बने, उसका फायदा उनको मिलेगा, कौशल विकास होगा और साथ ही साथ जो देश की जरूरतें हैं वो देश में ही हल होंगी। रिसर्च में अभी निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कम है, उसे भी बढ़ाने की जरूरत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए जवानों को संदेश दिया कि देश में नए अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो देश के जो नौजवान हैं वो आगे आए, कौशल विकास करें और रोजगार अपना खुद अर्जित करें,
ताकि वो आत्मनिर्भर बने, और जब युवा देश के आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में दिया। वडोदरा में हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर उनका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि वडोदरा में सेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की जो उन्होंने आधारशिला रखी है, यह अपने आप में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इस दिशा में भारत रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है, अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी किसी विमान को बनाने जा रही है। टाटा एयरबस इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। टाटा एयरबस 40 एयरक्राफ्ट के अलावा जो वायुसेना की जरूरत और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर अतिरिक्त एयरक्राफ्ट होंगे उनका भी निर्माण करेगी। तो आपको बता दें कि सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने यूरोप की एयरबस के साथ एक करार किया था। इस करार के तहत 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही टाटा कंपनी के साथ मिलकर किया जाना तय हुआ था। एयरक्राफ्ट के निर्माण में अच्छी बात यह है कि 96% की जो हिस्सेदारी है वो भारत की है। भारत में बने विमानों की आपूर्ति 2026 से 2031 के बीच होगी और भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की अब सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी। तो गुजरात वडोदरा वासियों को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान दिया, जो वडोदरा वासियों के लिए खुशी की बात है। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे प्रधानमंत्री के मासिक कार्यक्रम मन की बात की। तो अपने संबोधन में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं की क्षमताओं की बदौलत अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत नित नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज ये युवा अपनी प्रतिभा और अपने उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात में अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को देश के युवाओं की क्षमताओं का प्रतीक बताया। इस संदर्भ में उन्होंने हाल ही में भारत के एक साथ 36 उपग्रहों के अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने की उपलब्धि का जिक्र किया। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को याद दिलाया कि एक समय था जब विकसित देशों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया और आज अंतरिक्ष और व्यावसायिक उपग्रह छोड़ने के मामले में भारत विकसित देशों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह निर्माण में निजी क्षेत्र की कंपनियों के आने से भारत की युवा शक्ति में नए उत्साह का संचार कर दिया है। जब स्टूडेंट्स की बात आए, युवा शक्ति की बात आए, नेतृत्व शक्ति की बात आए, तो हमारे मन में घिसी पीटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर गई है। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पावर की बात होती है तो इसको छात्र संघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी मनाएगा,
युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप के आने से हो रहे परिवर्तनों का जिक्र किया है। देश के आईआईटी और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा नई नई तकनीकों के अनुसंधान और हैकाथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये युवा अपनी प्रतिभा और उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसकी कमान हमारी आईआईटीज के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटीज अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशंस, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति से अधिक विज्ञान और नवाचार की ओर उन्मुख होने का आह्वान किया। उन्होंने युवा शक्ति को केवल छात्र संघ के चुनाव और राजनीति से जोड़ने की प्रवृत्ति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश के निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में पर्यटकों के लिए मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन करेंगे। मियावाकी फॉरेस्ट का नाम जापानी वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मियावाकी को अलग अलग पौधों को एक साथ लगाने के लिए उनकी तकनीक के लिए जाना जाता है। उनकी ये तकनीक अर्बन फॉरेस्ट को विकसित करने में सफल मानी जाती है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता नगर में मेज गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे। ये मेज गार्डन 3 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 2100 मीटर का पैदल पथ भी बनाया गया है। इस गार्डन को मात्र 8 महीने की अवधि में बनाया गया है। अपनी तरह का ये देश का सबसे बड़ा मेज गार्डन है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केवड़िया में सरदार पटेल के जन्मदिन पर एकता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के केवड़िया के दौरे को लेकर यहां आने वाले पर्यटकों में काफी उत्साह है। यहाँ पे आके इतना अच्छा महसूस हो रहा है जितना पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पे नहीं हुआ। मैं अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आया हुआ हूँ। इतना बड़ा, इतना अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इतना बड़ा, इतना मस्त बनाया हुआ है। यहाँ गुजरात में मोदी जी के अलावा कोई वोट डिजर्व ही नहीं करता है। यूनिटी ऑफ ये बहुत जोरदार बना है। ये मोदी साहब ही कर सकते थे और किसी की श्रद्धा नहीं है ये इतना बढ़िया बनाने की। आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ग्रेट। हमारा भारत सबसे प्यारा, सबसे अच्छा भारत। मोदी जी तो ग्रेट है, उनके बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आई गेस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हमने मोदी जी ने ये जो चीज़ की है, इस एरिया को इतना अच्छे से उन्होंने यूटिलाइज करके इतना अच्छे से एक्सप्लोर किया है। आई गेस ये फ्यूचर में भी इससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत मन लगा यहाँ पे। इतना अच्छा यहाँ पे लगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी नई संभावनाओं के माध्यम से लाभ उठाने की सदी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा विकास की नई गाथा लिखेंगे। 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर
नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो आज नाम वापस लेने के बाद अब 68 विधानसभा सीटों के लिए कुल 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन यानी कि कल 92 उम्मीदवारों ने अपने अपने नाम वापस लिए। कांग्रेस के 8 बागी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। कल शाम हैलोवीन उत्सव के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। इटिवोन जिले में प्रसिद्ध नाइट लाइफ क्षेत्र में हैलोवीन उत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। यहां मची भगदड़ के दौरान 75 लोग घायल हो गए। सियोल के योंगसन दमकल विभाग के प्रमुख ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस ने सियोल के इटिवोन को बंद कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक कर घायलों के इलाज में मदद के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया है। साथ साथ देश में राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की है। तो बेहद दर्दनाक हादसा। और अब बात करेंगे आस्था के महापर्व छठ की। छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालु अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पर्व की लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन भगवान सूर्य की उपासना करते हुए प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अनुपम उदाहरण है। मैं कामना करती हूं कि छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छठ की बधाई दी है लोगों को। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि छठ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य की सात्विक ऊष्मा धरती पर जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है। छठ पूजा उनके प्रति हमारी विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। भगवान सूर्य का धवल प्रकाश हमारे जीवन को आरोग्य, संतोष और सफलता से प्रकाशित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मैया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।